दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। संविधान में आर्टिकल 370 आज भी निहित है, वो हटा नहीं है। उसका कारण खास ये है कि आर्टिकल 370 पे राष्ट्रपति के ऑर्डर, गवर्नर के ऑर्डर के बाद सेक्शन 2, 3 और 4 तो हटा दिया गया, लेकिन सेक्शन 1 जो उसका है वो निहित है। लेकिन हकीकत मानिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर इस मामले में किसी को बनाया तो कश्मीरी पंडितों को बनाया, क्योंकि आज 7 साल होने के बाद भी मोदी सरकार ने एक भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है उसको अपनी जगह तक वापस नहीं पहुंचाया, उसको अपने घर वापस नहीं सेटल किया। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि कश्मीर का जो पहला प्रधानमंत्री था वो एक साउथ इंडियन था, उनका नाम था एजी आयंगार। नागालैंड वो है जिसमें आज भी उनके पास अपना झंडा अलग है। तो नागालैंड के अंदर अलग झंडा है, भारत का भी झंडा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक गंभीर मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करने का मन किया, इसलिए मैंने कहा, थोड़ा बाहर हूँ लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद मैंने कहा कि आज आप लोगों से चर्चा कर ही लूँ। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, जिसकी बदौलत कश्मीर भारत का हिस्सा बना, और हम सब जानते हैं कि भारत का हिस्सा होने के बावजूद उसके साथ बड़ी परेशानियां उसको झेलनी पड़ी और आज भी झेल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या अनुच्छेद 370 सच में भारत सरकार ने हटा दिया 2019 में? क्या ये सच्चाई है कि उसके हटने से कुछ भी जम्मू कश्मीर में फ़ायदा हुआ? क्या ये सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 बहुत बुरी चीज़ थी, या उसके हटने से बुराई हुई? आज इन बातों को समझने के लिए हम छोटी सी एक कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें यह भी हमें समझना है कि आज आर्टिकल 370 को हटे हुए 1.5 साल के करीब हो चुका है, और वहाँ पे जो हालात हैं क्या वो किसी भी काम के इस तरीके से हैं कि मोदी जी की इस पहल को तारीफ़ काबिल कहा जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आर्टिकल 370 को लेकर के जिस तरीके से हल्ला गुल्ला मचाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश करी आप लोगों को दिखाने बताने की कि देखिए हमने आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान में आर्टिकल 370 आज भी निहित है, वो हटा नहीं है। उसका कारण खास ये है कि आर्टिकल 370 पे राष्ट्रपति के ऑर्डर, गवर्नर के ऑर्डर के बाद सेक्शन 2, 3 और 4 तो हटा दिया गया, लेकिन सेक्शन 1 जो उसका है वो निहित है। और सेक्शन 1 का मतलब होता है कि आर्टिकल खुद अपने आप में निहित है, यानी भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, उसको थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया गया है, जिसकी बदौलत आज की तारीख में जो राज्य था जम्मू और कश्मीर का, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख था, उसको ख़त्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर नाम का एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को अलग बनाया गया। लेकिन कुछ इतिहास में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आर्टिकल 370 कोई बहुत बड़ा दैत्य था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, 1947 में जब देश भारत आज़ाद हुआ बना, और उसके बाद कश्मीर जो भारत में विलय नहीं हो पा रहा था, बड़े बामुश्किल उसको विलय किया गया। आर्टिकल 370, 371 जैसी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, ये दो अकेले ऐसे प्रिंसली स्टेट या राज्य नहीं थे जिनको हमारे साथ आने में तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें अपना विधान, अपना पहचान और अपना निशान अलग रखना था। वो बात और है कि जवाहरलाल नेहरू की जो बातें रहीं, जो जिस तरीके से उन्होंने सरदार पटेल से बाकी लोगों को मिलवा करके जिस तरीके से सबका विलय खुद करवाया, तो उसके अंदर सिर्फ कुछ राज्य ऐसे थे, राज्य का मतलब है राजाओं के राज्य, वो कुछ ऐसे थे कि जिनके अंदर उन्होंने कहा गया था कि अपना अपना संविधान बना लीजिए, हम मान लेंगे। तो स्टेट ऑफ मैसूर वगैरह, स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, इन लोगों ने तो बना भी लिया था, लेकिन ये संख्या में इतने कम थे कि भारत सरकार ने उस समय फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम एक ही संविधान रखेंगे, अलग अलग राज्यों के संविधान नहीं रखेंगे। लेकिन इसमें आर्टिकल 370 की आवश्यकता कहाँ से आई? जम्मू एंड कश्मीर, हम सब जानते हैं कि वहाँ जो तकलीफ़ें थीं वो धर्म के नाम पे कम और किस देश के साथ जाना है उस पे ज़्यादा थी। ठीक है, कश्मीर वैली में मुसलमान ज़्यादा हैं तो जम्मू में हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन अगर लोग इतिहास सही तरीके से पढ़ेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि जम्मू भी भारत के साथ नहीं आना चाह रहा था। इसीलिए जम्मू के अंदर एक आंदोलन चलाया गया
जम्मू प्रजा परिषद द्वारा, जिसके अंदर हिंदू महासभा के उस समय के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए। बाद में वो कांग्रेस में भी आ गए थे, कांग्रेस में आ गए थे इन द सेंस जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में भी आ गए थे। तो इन हालातों को समझते हुए जम्मू भी भारत के साथ नहीं आना चाह रहा था। जम्मू और कश्मीर खुद अपने आप को एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा था, जो जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया। आर्टिकल 370 के हिसाब से उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप अपना अलग संविधान रख सकते हैं, लेकिन वो संविधान भारत के संविधान के तहत होगा और उससे कोरिलेट करेगा। कुछ बातों को छोड़ करके आप अपना झंडा रख सकते हैं, आप अपना प्राइम मिनिस्टर रख सकते हैं। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि कश्मीर का जो पहला प्रधानमंत्री था वो एक साउथ इंडियन था, उनका नाम था AG अयंगार। उसके बाद की कहानी सबको पता है। इसी तरीके से नागालैंड वो है जिसमें आज भी उनके पास अपना झंडा अलग है। तो नागालैंड के अंदर अलग झंडा है, भारत का भी झंडा है। आर्टिकल 370 आने के बाद भारत के साथ कश्मीर का विलय हुआ। कुछ टुकड़ा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से अलग हो गया कबाइलियों की वजह से, और अक्साई चीन भी कबाइलियों की वजह से जाता रहा। हम सब जानते हैं कि 1948 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था वो 1948 में हुआ था। वो जो एक साल, तकरीबन आधा साल से ज़्यादा समय वहाँ के राजा ने एक्सेशन एक्ट साइन करने में लगाया, उसकी बदौलत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से आए कबाइलियों ने बहुत बड़े हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को कंट्रोल कर लिया। और फिर जब हमारी आर्मी पहुंचती, क्योंकि उसके पहले तो जा नहीं सकती थी जब तक कश्मीर हमारे साथ विलय नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर विलय नहीं होता, जब तक हमारी आर्मी जाती, बहुत बड़ा एरिया अक्साई चीन का हो चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हो, ये सब जा चुका था। आर्टिकल 370 ने ये हमको ताकत दी कि कश्मीर, जम्मू, लद्दाख हमारा है। उसके तहत ज़रूर वहाँ का एक अलग संविधान, अलग झंडा था, लेकिन ये एक अपभ्रंश मैं आज दूर करना चाहता हूँ जिसमें लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकल 370 के चलते जम्मू एंड कश्मीर बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था। ऐसा कतई नहीं था। पिछले इतने सालों में, 50-60 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में उतना ही विकास हुआ जितना गुजरात में हुआ था। कुछ मामलों में तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुजरात से ज़्यादा विकास हुआ था, जैसे शिक्षा, जैसे मेल न्यूट्रिशन को दूर करना, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं देखना। इस मामले में तो हम जानते हैं कि गुजरात से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जम्मू एंड कश्मीर करता था जब मोदी जी CM हुआ करते थे गुजरात के। इन बातों को समझते हुए हमें यह मालूम चलता है कि आर्टिकल 370 कोई दैत्य नहीं था। आर्टिकल 370 कोई दैत्य है भी नहीं। उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन क्या करें, ये जो राष्ट्रवाद का झूठा नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले, इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके सेक्शन 234 को डाइल्यूट कर दिया। वो मामला और है कि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 बादस्तूर चलते हुए भी जम्मू एंड कश्मीर बहुत सुख शांति से जीता था, माइनस जो टेररिज्म 1990 के दशक से आया, तो उसकी बात अलग है। उसका आर्टिकल 370 से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं बहुत से कश्मीरी इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, फौज में नौकरी करते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कोई पिछड़ा हुआ राज्य है। जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले कई और पिछड़े हुए राज्य हमारे देश के अंदर हैं। लेकिन इस आर्टिकल 370 को हटाने का नाटक जो किया गया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 2 कारण से किया। एक, अपनी ऐसी इंटरनेशनल छवि दिखाने के लिए और देश में छवि दिखाने के लिए कि यह दूसरी सरकारों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हकीकत मानिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर इस मामले में किसी को बनाया तो कश्मीरी पंडितों को बनाया, क्योंकि आज 7 साल होने के बाद भी मोदी सरकार ने एक भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है उसको अपनी जगह तक वापस नहीं पहुँचाया, उसको अपने घर वापस नहीं सेटल किया। इसी तरीके से आर्टिकल 370 का 2019 में जिस तरीके से एब्रोगेशन का नाटक हुआ, उसके बाद की परिस्थिति देखिए। ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ पाई, ना वहाँ शिक्षा का कोई फ़ायदा हुआ, ना स्वास्थ्य का कुछ फ़ायदा हुआ, ना वो जो विकास की रामायण मोदी जी फालतू बकवास करते रहते हैं ऐसा कुछ हुआ। और तो और राज्य का दर्जा हटा दिया, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी बना दी, यानी केंद्र सीधा कंट्रोल करेगा। वहाँ पे ब्लॉक वाइज कुछ चुनिंदा लोग ज़रूर हैं, लेकिन सरकारें नहीं हैं। वहाँ के लोगों का क्या, जम्मू के डोगरा हो, कश्मीर का मुसलमान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो बुद्धिस्ट आदमी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का नाटक करने के बाद, यानी कि डाइल्यूट करने के बाद, जिसको ये लोग हटा देना कहते हैं, उसके बाद परिस्थिति और ख़राब हुई।
हमें सबको याद रखना चाहिए, ये डेटा है कि आर्टिकल 370 हटाने से पहले, मोदी सरकार आने से भी पहले जितने कश्मीर में आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से होते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। किसी भी तरीके से आतंकवाद की कोई भी कमर तोड़ी नहीं गई। उल्टा ये हुआ है कि वहाँ के लोगों के मुंह सिल दिए गए हैं, क्योंकि अमित शाह के अंगूठे के नीचे अब ये राज आ गया है या एरिया आ गया है। आर्टिकल 370 हटा के कश्मीरियों को बर्बाद करने का पूरा प्लान मोदी जी ने बना रखा है। और जब मैं कहता हूँ कश्मीरियों को बर्बाद करने का मतलब समझ लीजिए आप, इसमें 3 टाइप के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वैली में रहने वाले, यानी कि घाटी में, कश्मीर घाटी में रहने वाले मुसलमानों की बात करता हूँ। साथ ही साथ जम्मू के डोगराओं की भी बात करता हूँ। हो सकता है कि जम्मू में हिंदू बहुत हैं, इसलिए सारा जगह आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दें, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते लोग दिखाई दें, लेकिन एक डोगरा ऐसा हो जो बताओ, जो मुझे अपनी ज़मीन बेचने को तैयार है, नहीं बेचेगा। क्योंकि ये एक्सेशन एक्ट की एक शर्त थी कि आप हमारी ज़मीन नहीं खरीदेंगे, उस पर दबाव नहीं करेंगे, आप इंडिया भर के लोग वहाँ नहीं आने देंगे। इसमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमान की बात नहीं हो रही। लोग ये भूल जाते हैं कि जम्मू एरिया के अंदर जो हिंदू हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी ज़मीन पर अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी ने उनको भी नुकसान पहुँचा दिया है, और जम्मू डिवीज़न के जो हिंदू हैं वो भी खासे नाराज़ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका भी जो हक था वो मार दिया है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है जब यह कहा जाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो मुसलमान है वो इंडिया के साथ नहीं है। कौन सा कश्मीरी डोगरा, यानी कि जम्मू का डोगरा, पूंछ का डोगरा या उस एरिया का डोगरा, कौन सा है जो इंडिया के अंदर अपनी ज़मीनें बेचने को तैयार है? ये कश्मीरी आकर के हमारे देश के अंदर, जैसा कहा जा सकता है कि इनको दिल्ली में ज़मीन खरीदनी हो तो मिल जाएगी, लेकिन एक्सेशन एक्ट के हिसाब से ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान चाहता है कि आप उनके यहाँ जाकर के ज़मीन खरीदें। आर्टिकल 370 हटाने के बाद और जिस तरीके से वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने के बाद, सरकार किसी की भी रही हो, आज की तारीख में एक कश्मीरी व्यक्ति, एक जम्मू का व्यक्ति, यानी जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो बेसहारा हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। और मान के चलिए, ना वहाँ का कोई हिंदू ना वहाँ का कोई मुसलमान सुखी है। वहाँ पे ना तो कोई विकास हुआ, ना कोई फ़ायदा हुआ। आर्टिकल 370 मोदी सरकार का एक झूठा नौटंकी भर था। कौन है उन लोगों का आज? जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कौन बात करता है? आप लोग सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जम्मू के लोगों के बारे में कौन बात करता है? जम्मू के एरिया में जाइए आप, आपको पता चलेगा वहाँ भी हिंदू मुसलमान कर रखा है। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई जम्मू में मुझे ज़मीन बेचना चाहेगा तो मैं कल आ रहा हूँ खरीदने के लिए, नहीं बेचना चाहेगा। उसका कारण ये है कि जम्मू के हिंदू और कश्मीर के मुसलमान, चाहे किसी भी एंगल से देख लो, चाहे वह सिख हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये भारत के साथ इस तरह से विलय होना नहीं चाहते थे। आज गरीबी, बेरोज़गारी, इंडस्ट्रीज़ का ख़त्म हो जाना, विकास ना होना, सरकारें या चुनिंदा लोग ना होने की वजह से वहाँ के लोगों की आवाज़ कोई नहीं होना, कौन संभालेगा इन रोते बिलखते लोगों को? आर्टिकल 370 हटाना या उसको हटाने की कोशिश करना भी एक अभिशाप था। बहुत जल्द आर्टिकल 370 को वापस रिस्टोर करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना ज़रूरी है। वहाँ चुनिंदा सरकारें होनी चाहिए जो अपने लोगों के लिए बात कर सकें, काम कर सकें, और इस बेसहारा और अनाथ हालत से जम्मू और कश्मीर के लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं जम्मू, कश्मीर, लद्दाख के हर बुद्धिस्ट, सिख, हिंदू, मुसलमान को ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नुकसान आप लोगों का किया है, हम भारतीय उसको बहुत जल्द रिफिट करेंगे, रीइंस्टेट करेंगे, और आप लोगों के साथ हो रहे इस जुल्म को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास आपके चुनिंदा लोग होने चाहिए, बच्चों के पास भविष्य होना चाहिए, माताओं, बहनों, भाइयों के पास हमारे कुछ भविष्य के लिए होना चाहिए। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 के नाम पे जो जम्मू और कश्मीर के साथ नाटक किया है, उसके लिए हम भारतीय बहुत दुखी हैं, बेहद दुखी हैं। हम सिर्फ इतना आपसे आशा करते हैं कि जहाँ इतना दिन आपने बिताए, वहाँ कुछ दिन और सही। और जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन विस्थापित हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग कश्मीर वैली वापस जाएं, रहना शुरू करें। किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब भाई बहन एक साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे हरामियों की बातों में ना आइए, भाईचारा बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू, जय कश्मीर।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।